exploring the fundamental laws that govern our universe. This is dynamic physics. Now we will discuss about the gravitational field and the field strength. So इसे समझते हैं. So what is the gravitational field and field strength? The force experienced by the unit mass placed at the point in the gravitational field. So force per unit mass is what? It is the gravitational field. Like मेरे पास एक m मास है, करेक्ट, ये p पॉइंट है, और इस m मास का ये p पॉइंट से डिस्टेंस है वो होगा r, करेक्ट. और यहाँ पर एक हम यूनिट मास रखते हैं m नॉट. ये यूनिट मास है तो ये हो जाएगा m नॉट इक्वल टू 1 हियर. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूं बिटवीन m एंड m नॉट मास, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा हमारा Fg इक्वल टू g m नॉट बाय r स्क्वायर. दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास लिखा जाए, मतलब मैं m नॉट से इसे डिवाइड कर दूं, तो ये बचेगा मेरे पास जी एम बाय आर स्क्वायर. यस, आपको क्लियर हो रहा है, एम नॉट को इधर लेकर आ जाओ. और यही है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड ए जी. तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, करेक्ट. ये क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है. अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे इसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, किस डायरेक्शन में लग रहा है. तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन देखूं तो कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा. और जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड की भी डायरेक्शन होगी, ए जी, करेक्ट. तो ये हो गई हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन और ये हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन. अब पोजीशन वेक्टर आर की बात करें तो वो कहां पर होगा, तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है हमारी ये, इस डायरेक्शन में. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ईजी और आर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में, ईजी इस डायरेक्शन में, करेक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में. तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सो मैं इसे लिख सकता हूं जी एम बाय आर स्क्वायर माइनस आर कैप, करेक्ट. ऐसे यहां पर इसको लिखा जा सकता है, माइनस आर कैप. अब माइनस आर कैप क्यों लिखा, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है और ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमें माइनस साइन लगा के इसको लिख सकते हैं. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगाना क्यों जरूरी है, करेक्ट. क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होते तो नहीं लगाते. तो इस तरीके से हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स पर यूनिट मास. नाउ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इक्वल टू 10 I plus J Newton per kg. Find the work done by the external agent to slowly shift the particle of mass 2 kg from 0,0 to 0.5,4. सो हमारे पास में यहाँ पर इजी गिवन है, इट इज 10 I plus J Newton per kg. Find the work done by the external agent slowly shift of mass 2 kg from 0,0 to 0.5,4. 0,0 से 5,4 पर हो रहा है. तो हमें वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पूछा गया, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर. वर्क डन अगर हम लिखना है, करेक्ट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, सो ये लिख सकते हैं हम लोग माइनस एफ जी डेल आर. देखो यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. अब एफ जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ जी को हम लोग लिख सकते हैं ई जी इंटू एम. एम को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो लिख लूंगा एम ई जी डॉट डेल आर, वेयर डेल आर इज व्हाट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट. पार्टिकल को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं 0,0 से 5,4 तक, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल आर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, आर एफ माइनस आर आई. सो व्हाट इज द आर एफ हियर, अगर आर एफ माइनस आर आई करते हैं तो डेल आर इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5. देखो कैसे लिखेंगे, अगर मैं फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखूं तो 5 I
प्लस 4j हो जाएगा। माइनस 0i0 करेंगे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5i प्लस 4j कैप। बोलो ये चीज क्लियर है? तो ये हो गया हमारा डेल आर वेक्टर 5i प्लस 4j। अब उसके बाद में क्या करें, इसको यहाँ पर रख देते हैं, सारी वैल्यूज को रखते हैं। माइनस एम, एम कितना है यहाँ पर? एम है 2 kg। व्हाट इज द ईजी हियर? ईजी कितना होगा? 10 i प्लस j डॉट डेल आर 5i प्लस 4j। करेक्ट, ये हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा ईजी और ये हो गया डेल आर। अब इसके बाद में क्या करना है हमें? ये 10 को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा -20। आई को आई के साथ में, जे को जे के साथ में, तो ये जाएगा 5। जे को जे के साथ में तो 4 हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है सभी को? बोल। तो अब इसके बाद में से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, ये 10 ये 20 मैं पहली बार ले चुका हूँ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो एंड बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। 5 प्लस 4 करोगे 9, 9 इंटू 20 कर दो। करेक्ट, सो ये आ जाएगा हमारा 180। दिस इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द पार्टिकल स्लोली फ्रॉम 0,0 टू 5,4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसमें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एसिलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ का मास एम ई, उसकी रेडियस है आर ई, उससे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो हो जाएगा जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द अर्थ, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। करेक्ट, सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, ये ड्यू टू द अर्थ है। अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं, if the radius of the earth were to shrink by the 1%, its mass remaining the same, what would happen to the acceleration to the gravity on the earth's surface? So इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें? इसमें जो मास है वो रिमेन सेम रहेगा और अर्थ की रेडियस को, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर श्रिंक बाय द 1%, रेडियस को 1% श्रिंक किया गया है, मास सेम रहेगा, व्हाट वुड हैपन द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी क्या होगा? सो जी इक्वल टू हमारे पास है जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। करेक्ट, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल जी बाई जी इक्वल टू, अच्छा इसमें एक सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लॉग ले लेते हैं बोथ साइड। पहले लॉग ले लो ताकि सब सेपरेट हो जाए। तो ये लॉग जी इक्वल टू लॉग कैपिटल जी प्लस लॉग एम ई, करेक्ट, -2 लॉग आर ई। करेक्ट, अब उसके बाद में इसे डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/g डेल जी, 1 बाय लॉग जी का हो जाएगा 1/g। फिर उसके बाद में जी का करेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू आर ई कर दो, तो जो डी जी बाई डी आर ई। लॉग जी ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, मास भी कांस्टेंट है वो भी चेंज हो रहा है, -2 1 बाय आर ई। करेक्ट, लॉग आर ई का 1 बाय आर ई, फिर हो जाए डी आर ई बाई डी आर ई। सो डी आर ई बाई आर ई इज 1, सो हमें ये मिल रहा है आफ्टर द डिफरेंशिएशन। अब एक काम करते हैं, ये जो डी आर ई है इसको इधर लेके जाते हैं, तो डी जी बाई जी इक्वल टू जाए -2 डी आर ई बाई आर ई। करेक्ट, अब अगर चेंज बहुत छोटा है तो डी लगाएंगे और बहुत ज्यादा छोटा नहीं है तो उसे डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं इसे डेल जी बाई जी भी लिख सकता, तो माइनस डेल जी बाई जी इक्वल टू -2 डेल आर ई बाई आर ई। ये रिलेशन हमें मिल रहा है रेडियस एंड ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंजेस में। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है डेल आर ई बाई आर ई इंटू 100 की जो वैल्यू होती है वो है 1%, वो है 1%। यहाँ पर लिखें डेल जी बाई जी इंटू 100% इक्वल टू -2 डेल आर ई बाई आर ई।
सो डेल आर ई बाई आर ई कितना हो जाएगा? डेल आर ई बाई आर ई है 1%. इसको पुट करो and then you will get the final answer. Correct change in the gravitational field is -2%. जी की वैल्यू -2% जितना चेंजेस आएगा. आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा. तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले लॉग लिया, फिर उसका डिफरेंशिएट किया, उससे मुझे रेट ऑफ चेंज पता चला, और फिर डी को मैंने डेल में कन्वर्ट किया, क्योंकि डी तब हम यूज करेंगे जब चेंजेस बहुत ही स्मॉल हो. बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं है तो डेल से रिप्रेजेंट कर देंगे एंड वी विल गेट दिस रिलेशन. चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं. इमेजिन अ न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ द अर्थ बट इट्स रेडियस इज 3 times बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ. द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज g एंड दैट ऑन द सरफेस ऑफ द न्यू प्लैनेट इज g डैश इज व्हाट. तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? देखो, हमें ये तो पता है कि अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर हो जाएगा. जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर हो जाएगा. ऑलराइट, ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर हो जाएगा. अब लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? इमेजिन अ न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ द अर्थ बट रेडियस इज 3 times बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ. तो अर्थ पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम बाय आर ई स्क्वायर हो जाएगा. करेक्ट. बट हमारे पास में एक न्यू प्लैनेट है और उसकी रेडियस 3 times बिगर है, लेकिन डेंसिटी सेम है. तो डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मास को डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा. देखो, मुझे पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. तो मास इक्वल टू क्या, मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ. तो मैं इसे रिप्लेस करूंगा, डेंसिटी एंड वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यू डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर. सो यहाँ पर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये आपको मिलेगा जी ई इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर ई. दिस इज द जी ई वैल्यू. दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द अर्थ. अब यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्म में रिलेशन है. अब जो न्यू प्लैनेट है ना, जो 3 times बिगर है एज कंपेयर टू द अर्थ, उसकी रेडियस 3 times बिगर रेडियस है, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 3r. ऑलराइट, एज कंपेयर टू द अर्थ. सो जो न्यू प्लैनेट है उस पर जो जी की वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे जी, डेंसिटी तो सेम है 4/3 पाई, और रेडियस 3 times बिगर है तो ये हो जाएगा 3r e. बोलो, ये चीज क्लियर हो रही है सभी का? ठीक है. अब जी रो 4/3 पाई आर ई, ये क्या हो जाएगा हमारा? जी हो जाएगा. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी पी इक्वल टू 3 जी ई. बोलो, ये लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है. और यही हमारा आंसर है. तो जो न्यू प्लैनेट होगा उस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी वो 3 times ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दी अर्थ. करेक्ट. अर्थ के कंपैरिजन में 3 times ग्रेटर होगी. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन जी एंड ए एम. हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड और मून के ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. अगर कुछ डेटा देखा जाए, जैसे मास ऑफ द मून बात किया जाए, तो मास ऑफ द मून अर्थ के कंपैरिजन में 100 times लेस होता है. और अगर रेडियस ऑफ द मून की बात की जाए तो वो 4 times लेस होगी. करेक्ट. तो मास 100 times लेस है और रेडियस 4 times लेस होगी यहाँ पर. ये हमें क्लियर है? ऑल राइट. सो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि जो जी है मून पर वो कितना होगा. सो अगर मैं यहाँ पर, हमने मून पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे एम से डिनोट किया है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जी मास ऑफ द मून रेडियस ऑफ द मून. करेक्ट. इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं. अब इसमें मैं मास ऑफ द मून रखूं एंड रेडियस ऑफ द मून रखूं, सिंप्लीफाई करो, तो जो मून का एक्सेलरेशन आएगा वो 6 टाइम लेस होगा. करेक्ट. अर्थ के कंपैरिजन में मून का जो एक्सेलरेशन होगा वो 6 टाइम लेस होगा अर्थ के कंपैरिजन में. तो ये भी आप याद रखो, अर्थ पर 6 टाइम लेस होता है. अगर हाइट की कंपैरिजन बात की जाए, मतलब मान लो कि कोई पर्सन है, अर्थ है ये हमारी, अर्थ पर
एच हाइट मूव करता है ना, वी वेलोसिटी से अगर जंप करता है तो एच हाइट मैक्सिमम जा पाता है वो। वही पर्सन अगर मून पर जाएगा, मून पर जंप करता है सेम वेलोसिटी के साथ में, तो उसकी जो हाइट होगी वो 6 टाइम ग्रेटर होगी, 6h हो जाएगी मून पर। करेक्ट। तो हाइट ऑन द मून 6 टाइम होगी हाइट ऑन द अर्थ। और ये आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे यू वेलोसिटी से वो जंप किया, करेक्ट, ऑन द अर्थ, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। सही है। अब मून, ये अर्थ पर हो गया, अब मून पर देखो, जब आप मून पर लिखोगे तो स्पीड तो सेम ही है, लेकिन जी की वैल्यू 6 टाइम हो जाएगी लेस। करेक्ट। मून पर जो वैल्यू है जी की वो 6 टाइम लेस है अर्थ के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आप GE/6 रख दोगे, तो ये ऊपर जाएगा। देखो हाइट ऑफ द मून आ गया 6 टाइम ऑफ हाइट ऑफ द अर्थ। बताओ ये चीज क्लियर है सभी को। तो जो मून है, मून पर जो हाइट होगी वो 6 टाइम होगी अर्थ के कंपैरिजन में। अगर मास की बात करें तो 100 टाइम लेस है, रेडियस की बात करें तो 4 टाइम्स लेस है मास, जी की बात करें तो 6 टाइम लेस है, और हाइट की बात करें तो 6 टाइम ग्रेटर होगी मून पर। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। सो हाइट के साथ में कैसे इसका वेरिएशन होता है जी का, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर कोई m मास है और ये कैपिटल M मास है, और ये हाइट है h, और इसकी रेडियस है r। तो अगर मुझे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड h हाइट पर, ये हो जाएगा मेरा GME डिवाइडेड बाय RE प्लस एच। देखो यहाँ पर जो हाइट है अब RE प्लस एच हो गई, सरफेस पर अगर सिर्फ RE थी तो हमने GM/RE स्क्वायर लिखा था, अब हाइट RE प्लस एच हो गई तो हम लिखेंगे GME/RE प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो गई हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू एट दी एच हाइट। ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और इसमें से मैं एक काम करता हूँ, RE स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर। ये कर सकते हैं, RE स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब अगर सरफेस की बात करूं अर्थ पर, तो ये हो जाएगा GME/RE स्क्वायर। करेक्ट। ऑन दी अर्थ सरफेस हो जाएगा GM/RE स्क्वायर। सो GH इक्वल टू हो जाएगा हमारा GE, करेक्ट, अर्थ की सरफेस पर जो है वो 1 प्लस h/RE स्क्वायर। ऑलराइट। अब इसके बाद में 1 प्लस h/RE पावर -2। अब ये पावर, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम लगाओ। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम हम लोग याद करें तो हमने क्या पढ़ी थी, अगर हमारे पास में, करेक्ट, बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी, अगर हमारे पास में 1 प्लस एक्स पावर n होगा, तो इसको हम लोग अप्रोक्स 1 प्लस एन एक्स के कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या थी, जो x होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, x टेंड टू 0। तो अगर x बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स पावर n अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स होगा। तो यहाँ पर भी यही हम लोग अप्लाई करेंगे। सो देखो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस -2 h/RE, ये मिल जाएगा। सो यहाँ पर मिलेगा GH इक्वल टू GE 1 माइनस 2h/R। करेक्ट। तो h हाइट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो GE 1 माइनस 2h/RE के बराबर होगा। ये h हाइट पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा हमारा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो, ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, अप टू 500 किलोमीटर। अप टू 500 किलोमीटर के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है h की वैल्यू, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू h हाइट पे आपको फाइंड आउट करना है अप टू 500 किलोमीटर तक, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। मोर देन 500 किलोमीटर है तो आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है।
करेक्ट। हमने बोला है जो x है वो बहुत छोटा होगा, तभी हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, है ना, इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, जब x बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पर जो h है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तभी आप इसे 1 माइनस टू एच बाई आर ही लिख सकते हो। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू बाइनरी एक्सपेंशन थ्योरम। अगर h छोटा होगा तो हाइट अगर 500 से ज्यादा जा रही है तो हम उसे फिर रेडियस के रिस्पेक्ट में छोटा नहीं बोलेंगे, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज भी क्लियर रखनी है कि इसको कब तक हम यूज करेंगे, अप टू 500 किलोमीटर तक। करेक्ट। ऐसे नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ द डेप्थ। डेप्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। करेक्ट। तो डेप्थ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जी 1 माइनस डी बाई आर। अगर मैं सरफेस से डी जितना नीचे जाता हूं तो उसकी वजह से कितना जी की वैल्यू में चेंज होगा। तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया। करेक्ट, ये सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया हमारा। अब हम डी जितना नीचे गए हैं यहाँ से, रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया आर। करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिखेंगे, इसको मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ, तो स्मॉल आर मेरा हो जाएगा आर ई माइनस टी। करेक्ट, स्मॉल आर हो जाएगा आर ई माइनस टी। अब मैं इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड मेरा क्या होगा। इस पॉइंट पी पर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ मैं। करेक्ट। तो इस पी पॉइंट पर अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा दी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अगर देखो इसमें आप ऐसे करो, इसको ऐसे सोच सकते हो इसको। अगर सरफेस पे लिखते तो क्या लिखते, जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही है। अब इसे डेंसिटी के फॉर्म में लिखो, तो जा जी डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यू लिखोगे आप, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करोगे, तो डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हैं इसको, इससे कैंसिल आउट, तो जी इक्वल टू हो जाएगा आपका जी रो 4/3 पाई आर ई। करेक्ट। ये हमारा डेंसिटी के फॉर्म में हो गया। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि डेंसिटी यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। तो अगर ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं तो डेंसिटी जो हमारा इनर पार्ट है यहाँ पर, इसमें हमें फाइंड आउट करना है, उसकी भी डेंसिटी सेम होगी। तो यहाँ पर जो डी पॉइंट है, यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट करी पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ यही मास रिस्पॉन्सिबल होगा अंदर वाला। करेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप देख रहे हो यहाँ पर जी इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आ रही है, तो यहाँ पर जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रही है क्योंकि डेंसिटी तो सेम ही है। तो अगर मैं डी डेप्थ ब्लो जाता हूँ तो जो रेडियस हो जाएगी मेरी अब वो हो जाएगी आर ई माइनस टी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ जी डी इक्वल टू जी रो 4/3 पाई, और आर ई की जगह पे मैं रख देता हूँ यहाँ पर, आर ई की जगह पर मैं यहाँ पर रख देता हूँ आर ई माइनस टी। आप समझ रहे हो क्यों किया है हमने, क्योंकि अभी हम इतने पार्ट की वजह से निकाल रहे हैं और इसकी रेडियस क्या होगी इतने पार्ट की, वो होगी आर माइनस आर ई माइनस डी। करेक्ट। यहाँ पर जी डी इक्वल टू हो जाएगा मेरा, अब इसमें से आर ई आप कॉमन ले सकते हो, so जी रो 4/3 पाई आर ई 1 माइनस डी बाई आर ई। सो जी रो 4/3 पाई आर ई क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा जी ई। सो ये डी डेप्थ बिलो अगर मैं फाइंड आउट करूं, यहाँ पर लिखना चाहूँ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, सो ये हो जाएगा जी ई 1 माइनस डी बाई आर ई। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डी डेप्थ बिलो के लिए क्या करना है। जब हम डी डेप्थ बिलो जाएंगे फ्रॉम द सरफेस, तो ये जो बचा हुआ मास है इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटी। करेक्ट, यही रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। The acceleration due to the gravity at the height 1 kilometer above the earth is same as the depth d below the surface of the earth. Then which option is correct here? So question में बोला गया कि 1 kilometer above the earth surface same as the depth d below the surface of the earth. क्या मैं यहाँ पर gh इक्वल टू जी डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं gh इक्वल टू जी डी। ऑलराइट। सो h हाइट अबव पर अगर मैं लिखूं तो मैंने क्या फाइंड आउट किया था, h हाइट अबव पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू
GE1 - 2h/r। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा GE1 - 2h/r। और अभी अभी हमने डी डेप्थ ऑफ ब्लो पर भी फाइंड आउट किया। डी डेप्थ ऑफ ब्लो पर जब हमने फाइंड आउट किया तो आई GE1 - d/r। तो GE1 - d/r। अब यहाँ पर जी से जी कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर डी इक्वल टू 2h मिल जाएगा आपको। सो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि h हाइट पर जो ग्रेविटी है वो हमें डी डेप्थ ऑफ ब्लो मिलनी चाहिए, है ना। तो कितना नीचे जाना पड़ेगा, एस तो 1 है तो 2 किलोमीटर। अगर हम उतना ही जी चाहते हैं तो हमें 2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा अर्थ की सरफेस से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 किलोमीटर। Now the next is starting from the center of the earth having the radius r, the variation of the g acceleration due to gravity is shown by which of the following options। तो इसमें बोल रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा। तो इस क्वेश्चन को लेट्स सी कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको आप समझने की कोशिश करो। ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। अभी अभी हमने देखा कि सेंटर से लेकर आउटर तक, अगर आप इस फॉर्मूले को दोबारा से देखो, डेप्थ है ना, एक लीनियर रिलेशन आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर जी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो एक लीनियर रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए कुछ इस टाइप का होगा। सेंटर से सरफेस तक लीनियरली वेरी करता है, और आउटर साइड में हमने फॉर्मूला देखा था GM/r²। तो पैराबोलिकली डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर लीनियरली इंक्रीज करेगा और यहाँ पर पैराबोलिकली डिक्रीज होगा 1/r², और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। सेंटर से सरफेस तक लीनियरली इंक्रीज करेगा और आउटर साइड पैराबोलिकली डिक्रीज होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल हैव द सेम वैल्यू एज द डेप्थ ऑफ 500 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है, अभी अभी हमने निकाली थी कि d इक्वल टू 2h होता है। करेक्ट, ये रिलेशन हमें मिली थी। और इसमें क्या पूछा गया, हाइट पूछा गया, तो जो d/2 हो जाएगा। सो व्हाट इज द d हियर, इट इज 500 डिवाइडेड बाय 2। सो हाइट कितना होगा, 250 किलोमीटर। सो दिस इज द आंसर। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कुछ ऐसा ही है ये। करेक्ट, इसमें हमें डेप्थ पूछी गई थी और इसमें हाइट पूछी गई, तो ये रिलेशन यूज कर लेंगे। सो आपको आई होप ये भी क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है डी की वैल्यू पर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम रोटेशनल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। सो ये हो जाएगी हमारी रोटेशनल एक्सिस। करेक्ट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ घूम रही है, ये सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस r। करेक्ट, मास ऑफ द अर्थ m हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक m मास ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, m मास ले लेते हैं, यहाँ रख दिया, मास ऑफ द अर्थ m हो गया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन हो गई। अब ये एंगल देखो, ये एंगल कितना होगा यहाँ पर, ये एंगल देखो, ये एंगल है लेट्स सपोज थीटा। लेट्स सपोज ये एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, और रेडियस ऑफ द अर्थ आर ही है, और यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस है उसे बोलते हैं स्मॉल आर। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स टू द सेंटर लगेगा, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन। ये घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगेगा, और ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा वर्टिकल के साथ में।
ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और अगर इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर को रिजोल्व करते हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको रिजोल्व करते हैं तो ये कंपोनेंट क्या होगा हमारा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर ये चीज ध्यान दो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। करेक्ट, ये 90 माइनस थीटा होगा। इसको रिजोल्व करो, इसको रिजोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 माइनस थीटा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इस पार्टिकल पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, नेट फोर्स इस पर लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, वो है एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखा जा सकता है। और ये एफ नेट हो जाएगा हमारा एम ची डैश इक्वल टू एम ची माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। अब इसके बाद में यहाँ पर आर की बात करें, आर क्या होगा, देखो ये एंगल थीटा है, ये आर है और ये आर ई है हमारी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मीन्स आर बाय आर ई। सो आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू हो जाएगा आर ई साइन थीटा। सो यहाँ पर आर की वैल्यू रखो, एम ची डैश इक्वल टू एम ची माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज द आर, इट इज आर ई साइन थीटा, स्क्वायर कर लो तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। सो आर की वैल्यू क्या है, आर ई साइन थीटा है तो ये जगह आर ई स्क्वायर साइन आर ई साइन स्क्वायर थीटा। अब एम 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 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एम और ये एम, ये सारे कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर मिलेगा जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। ये हमारी इफेक्टिव जी की वैल्यू होगी, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा। दिस द जी डैश वैल्यू। बोलो ये क्लियर है। सो ये हमारी इफेक्टिव जी की वैल्यू है, करेक्ट, एट थीटा एंगल पर। और ये एंगल हमने वर्टिकल के साथ में लिया हुआ है। अब अगर बात करें तो ये क्या है हमारा, ये है पोल और ये है इक्वेटर। ये है पोल और ये इक्वेटर। एट पोल अगर बात की जाए जी की वैल्यू, सो पोल पर ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो पोल पर जो जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जी माइनस कॉस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो पोल पर जी की वैल्यू जीपी के बराबर होगी। ये आपको क्लियर हो रहा है, जीपी इक्वल टू जी के इक्वल हो जाएगा। एट इक्वेटर बात करते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1। सो एट इक्वेटर हमारी हो जाएगी वैल्यू सी ई इक्वल टू, ये हमारा इक्वेटर हो गया, तो सो ये हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ई एट द इक्वेटर। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पर जो पोल है वहां पर जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम होगी और ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। सो ये मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज आर मिनिमम वैल्यू। सो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हम इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो जी की वैल्यू में क्या होगी, ये इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, तो इक्वेटर पे तो मिनिमम होती है, पोल पर जाओगे तो वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी।